चलें जी, हम फर्दर आगे पढ़ने की तरफ चलते हैं। जो कल हमने जो टॉपिक कवर किया था वो उसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक जो है कहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। हाँ जी, मेरा ख्याल विजन तक आप लोगों ने पढ़ा था, और नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है विजन ही को मेरा ख्याल पढ़ना था। विजन क्या है? विजन इज द वन ऑफ द आवर रिचेस्ट सेंस, यानी कि जितनी भी हमारी सेंसेस है ना, उन सब में से जो सबसे ज़्यादा अमीर तरीन सेंस है वो हमारी विजन है। वी गैदर मोस्ट इंफॉर्मेशन वी गैदर मोस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन अबाउट द सर हमने वर्ल्ड। दार रेटिना से पढ़ना था, ये तो पढ़ लिया था। सुबह उमर मुझे कोई बात नहीं सुनाई दे। We gather most of our information about the world throughout our eyes. हम ज़्यादातर जो मालूमात हासिल करते हैं दुनिया से मुतल्लक, वो सारी मालूमात, उनमें से ज़्यादातर मालूमात जो होती है वो आँखों के ज़रिए ही हासिल की जाती है। रेटिना से पढ़ना है। ओके, चलें जी, डायरेक्ट फिर रेटिना पे आ जाएं। पेज नंबर कौन सा था? कहाँ लिखा हुआ है रेटिना? पेज नंबर बताएं मुझे। दरअसल है ना, आप लोगों का चेंज हो चुका है। आप लोग पीछे वो इवनिंग वाले आ गए हैं। इस वजह से मुझे यही लगता है कि जी या वो लोग आ गए हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ जी, रेटिना। द रेटिना इज अ थिन लेयर ऑफ नर्व सेल। ये नर्व सेल की एक मोटी तय होती है एट द बैक ऑफ द आईबॉल। आईबॉल की पिछली जानिब ये क्या होती है। There are two types of light sensitive receptor cells. दो तरह के जो लाइट के रिसेप्टर, तो सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स होते हैं ना लाइट के, वो दो तरह के होते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं? वो रेटिना के अंदर पाए जाते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं फंक्शन से पढ़ना है, कुछ लोग कह रहे हैं रेटिना से पढ़ना है। एक फैसला कर ले, फंक्शन से पढ़ना है या रेटिना से पढ़ना है। बोलें, अब जल्दी करें। चलें, रेटिना से ही पढ़ना है तो चुपचाप आप सुनी जाए। सर सर फंक्शनल स्ट्रक्चर देयर एंड आर टू फंक्शन ऑफ आई टाइप्स से ऑफ लाइट सेंसिटिव सर। रिसेप्टर्स। जो लाइट के सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं वो दो तरह के उनमें सेल पाए जाते हैं रेटिना के अंदर। दैट कन्वर्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ लाइट इनटू द मैसेज। अब एक लाइट जो है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की सूरत में हम वसूल करते हैं। हमारी सेंसेस जो होती है ना, उसको वसूल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की सूरत में। तो अब इसका काम क्या है कि उसको कन्वर्ट करना मैसेज में, ताकि ब्रेन उसको यूज़ कर सके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ लाइट इनटू मैसेज दैट द ब्रेन कैन यूज़, ताकि ब्रेन जो है उसको यूज़ कर सके।
नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। अब जो नेम होता है इस बुनियाद पे रखा, सॉरी, दीज रिसेप्टर सेल्स आर कॉल्ड रोड्स एंड कोन्स। ये जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं इनको रोड्स और कोन कहा जाता है। हमने जैसे पहले पढ़ा रेटिना के अंदर दो तरह के लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं? रोड और कॉन्स होते हैं, दो तरह के जो होते हैं। नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। इनका जो नेम होता है वो इसकी शेप पे इन्हिसार कर रहा होता है। रोड्स आर लॉन्ग। जो रोड्स होते हैं ना वो लंबे होते हैं। एंड सिलेंड्रिकल, वो सिलेंडर नुमा होते हैं। एंड कोन्स आर शॉर्ट। कोन्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं, थिक होती हैं और टेपर्ड होती हैं। The rod and cone are distributed unevenly throughout the retina. अब वो कह रहे रोड और कोन जो होते हैं ना वो तकसीम हुई होती हैं पूरे रेटिना के अंदर। The rod and cones are not only structure dissimilar, ना इनकी साख्त में फ़र्क है, यानी कि इनकी साख्त में तो फ़र्क है ही है, उसके अलावा कुछ और भी चीज़ों में फ़र्क पाया जाता है। अब वो और चीज़ें कौन सी? इनके फंक्शंस में भी इनके फ़र्क होगा। जिस तरह इसने कहा हुआ है, द रोड्स एंड कोन्स आर नॉट ओनली स्ट्रक्चर डिसिमिलर बट दे प्ले डिस्टिंक्टली डिफरेंट रोल्स। इनके किरदार भी मुख्तलिफ होते हैं विजन के अंदर। रोड्स आर मोर रिस्पॉन्सिव देन कोन्स। जो रोड्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं कोन्स की निस्बत। इन डिम लाइट अगर मध्यम रोशनी होगी ना तो रोड जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उनका काम शुरू हो जाएगा। वो ज़्यादा यानी कि इसके लिए इसके काबिल समझे जाते हैं रिस्पॉन्स करने के, अगर तो मध्यम लाइट हो। बट दे कैन ओनली डिस्टिंग्विश ब्लैक। लेकिन ये सिर्फ ब्लैक में फ़र्क कर सकते हैं, वाइट में फ़र्क कर सकते हैं। एंड वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे, या ग्रे की जो मुख्तलिफ किस्में होती हैं उनमें ये फ़र्क कर सकते हैं। दिस अकाउंट्स फॉर द black and white appearance of visual image seen in the dim light of the night. This account for the black, जो black और white के लिए होता है, appearance जो होती है उसकी visual images जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं dim light के अंदर रात के वक्त। Cones are primarily responsible for the sharply focused perception. Cones आम तौर पे ये समझा जाता है, प्राइमरी तौर पे इसकी जिम्मेदारी होती है कि जो तेज़ रोशनी होती है ना, या तेज़ रोशनी में जो चीज़ें होती हैं उनको परसीव करने में इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। जैसे कि कलर्स वगैरह, तेज़ कलर्स वगैरह हो गए। उसके अलावा पर्टिकुलरली इन द ब्राइट लाइट सिचुएशन, वो वाले हालात जहाँ रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है उनमें कौन का काम होता है। व्हेन यू वांट टू सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली इन गुड लाइट, जब आप किसी एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहते हो लाइट के अंदर, अच्छी लाइट के अंदर, साफ या वाज़ेह तौर पे किसी चीज़ को देखना चाहते हो, यू लुक डायरेक्टली एट इट। आप बराह रास्त इसकी तरफ जाते हो, देखते हो इसको बराह रास्त। दिस कॉज एंड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द प्रोजेक्ट ऑन द फोविया। ये जो दिस कॉज एंड इमेज, ये क्या है? वजह बनता है एक इमेज की, जो ऑब्जेक्ट है उसके इमेज की वजह बनता है। टू बी प्रोजेक्टेड, जो कि देखी जा सकती है फोबिया पर। अ स्लाइट डिप्रेशन एट द सेंटर ऑफ रेटिना, हल्का सा दबाव होगा रेटिना के दरमियान में। द फोबिया कंटेन्स ओनली कोन्स, फोबिया के अंदर सिर्फ कॉन्स पाई जाती हैं। एंड इज़ मोर सेंसिटिव, और ये बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। टू फाइन विजुअल, बेहतरीन नज़ारा करने के लिए, डिटेल देन एन अदर पार्ट ऑफ द रेटिना, किसी और रेटिना के हिस्से की निस्बत। नॉट टू फार फ्राम द फोबिया इज एन एरिया, फोबिया के हिस्से से थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर जाएंगे तो एक हिस्सा आता है रेटिना का जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। द ब्लाइंड
स्पॉट हैज नो रिसेप्टर सेल, इसके कोई रिसेप्टर सेल्स नहीं होते। Because nerve fibers are gathered here to form the optic nerve, क्योंकि इधर जो नर्व फाइबर्स होती हैं वो आके इकट्ठी होती हैं ऑप्टिक नर्व बनाने के लिए, which transmit information from the retina, जो के इंफॉर्मेशन को रेटिना पर which transmit information from the retina, जो रेटिना से मालूमात को ट्रांसमिट करता है। अगर किसी और जगह पे ब्रेन तक लेके जाना है या कहीं और लेके जाना है रेटिना से, तो ये काम ऑप्टिक नर्व करती है। समझ आ गई है? यहाँ तक था इवनिंग वालों का। अब हम पढ़ेंगे डॉर्क अडेप्टेशन। The chemical difference between the rod and cones also explain the phenomena of dark adaptation. अब वो कह रहा है क्योंकि रोड और कोन के केमिकल में फ़र्क होने की वजह से वो डार्क अडेप्टेशन की सूरत हाल को भी बयान करते हैं। इफ़ यू गो इनटू अ डार्क रूम, अगर आप डार्क रूम में जाएंगे फ्रॉम ब्राइट सनलाइट यू विल एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट ब्लाइंडनेस, अगर आप तेज तरीन सूरज की रोशनी से निकल के आप ऐसे कमरे में जाते हो जहां अंधेरा होता है, तो थोड़ी देर के लिए आपको कुछ नज़र नहीं आता। अक्सर इस तरह होता है कि आप कमरे में बैठे हुए हो, लाइट ऑफ हो जाती है, थोड़ी देर के लिए तो आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा होता, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंखें जो हैं वो अंधेरे में भी चीज़ों को परसीव करना शुरू कर देती है। इसी तरह इसने ये एग्जांपल दी है कि जब आप तेज़ रोशनी से अंधेरे वाले कमरे की तरफ जाओगे, यू विल एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट ब्लाइंडनेस, तो आप इस तरह का तजर्बा इस तरह से फिर महसूस करोगे या फील करोगे, या आपको इस तरह का तजर्बा होगा कि आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही for a few seconds because कुछ सेकंड के लिए, because the road need a little time, रोड्स को थोड़ा वक्त दरकार होता है टू टेक ओवर फ्रॉम द कोन्स, कि वो कोन्स पर हावी हो जाए, क्योंकि जब तेज रोशनी थी तब हमारे कोन्स के जो सेल्स थे वो ज़्यादा एक्टिव हुए हुए थे, लेकिन जब हम अंधेरे में आए तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो फिर रोड्स को थोड़ा सा टाइम चाहिए तो वो कोन्स पर ओवरकम कर लें। where which were responsible outside in the sunlight, जो कि जिम्मेदार था सनलाइट का। It takes 30 minutes for the road to reach their maximum level of responding, अगर आप बेहतरीन जो लेवल है रिस्पॉन्ड करने का, उसके लिए उसको 30 मिनट्स दरकार होंगे रोड को। अगर तो 2-3 सेकंड के बाद आपके ठीक हो जाते हैं ना, तो वो मैक्सिमम लेवल नहीं है कि चीज़ों ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आए। उसके अगर आप उसी रूम में काफ़ी देर तक बैठे रहेंगे 30 से 3 मिनट तक, तो फिर आप चीज़ों को वाज़ह तौर पे देख सकते हैं। जनरली ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स इन द डार्क, आमतौर पे जो पहले 5 से 10 मिनट होते हैं अंधेरे में, द कोन्स बिकम समवट मोर सेंसिटिव, कोन्स जो होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। द रोड अडेप्ट द डार्क मोर स्लोली, अब जो रोड्स होते हैं ना वो अंधेरे को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता से। रीचिंग पीक फंक्शन आफ्टर 30 मिनट, और ये अपनी बुलंदी पे पहुंच जाते हैं ये इस काम में कि वो डार्कनेस को अपने अंदर स्लोली स्लोली अडॉप्ट करने के पीक पे 30 मिनट के बाद पहुंचते हैं। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डार्क अडेप्टेशन इज कंप्लीट, जब डार्क अडेप्टेशन का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाता है, अ वीक स्टिमुलस इन अ डार्क इन्वायरमेंट में बी डिटेक्टेड, तो एक कमज़ोर स्टिमुलस भी जो होगा अंधेरी वाली जगह में, तो वो भी देखा जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकेगा। ओनली बाय द रोड्स, सिर्फ रोड्स के जरिए। एंड देयर फोर सीम्स ब्लैक एंड वाइट, इस वजह से ये समझा जाता है ब्लैक और वाइट नजर आता है। उसके बाद आ जाता है हमारा हेयरिंग साउंड। द फिजिकल स्टिमुलस फॉर हेयरिंग लाइक द सेंस ऑफ विजन, विजन की सेंस की तरह द सेंस ऑफ हेयरिंग
सेंस ऑफ हेयरिंग भी होती है और ऑडिशन पोडिटिशन भी होती है। प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो चीज़ें हमारे फासले पर होती हैं उनसे मालूमात ये हासिल करते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन कैरिड बाय एयर, जो हवा के अंदर वाइब्रेशन मौजूद होती है उसकी वजह से साउंड बनता है। वाटर के अंदर जो वाइब्रेशन होती है या दूसरे जो मीडियाज होते हैं उनके अंदर जो वाइब्रेशन होती है उनकी वजह से साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। साउंड कांट ट्रैवल इन अ वैक्यूम, ये खाली जगह पे या बगैर किसी चीज के ही बांधने जाता। इट ऑलवेज रिक्वायर्ड अ मीडियम, इसके लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है थ्रू विच इट ट्रैवल, जिसमें से ये गुजर के सफ़र कर सकें या जिस जगह पहुंचना है वहां पहुंच सके। व्हेन वी हेयर साउंड, जब हम आवाज़ को सुनते हैं, वी आर डिटेक्टिंग चेंज इन एयर प्रेशर, तो हम हवा के दबाव में ये जो तब्दीली होती है उसको मालूम करते हैं कि कुछ ना कुछ तब्दील हुआ। एज दे अकर एट द एयर, जैसे ही वो कान के करीब पाई जाती है। दिस चेंजेस हैव अ साइक, अब कौन मैसेज किए जा रहा है, एक तो आप लोगों की नहीं मुझे समझ आती। बाकी लोग म्यूट पे लग जाएं, इन्हें म्यूट करना पड़ेगा। अब मुझे फातिमा, आपको म्यूट नहीं करना आता अपने आप को? उस्मान खालिद, आपको म्यूट नहीं करना आता? तो सर अभी हाँ जी, हम पढ़ रहे थे दीज चेंजेस हैव अ साइक्लिकल पैटर्न एंड मूव इन अ वेव लाइक फैशन, ये फैशन की तरह, यानी कि वेव जो लहरें होती हैं वो फैशन की तरह हरकत करती हैं। साइक्लिकल पैटर्न इनका होता है तब्दीली का। सो साउंड कैन बी ब्रॉट ऑफ अ हैविंग अ फ्रीक्वेंसी, साउंड की जो है तो आमतौर पर यह सोचा जाता है कि साउंड के अंदर फ्रीक्वेंसी पाई जाती है एंड इंटेंसिटी और शिद्दत पाई जाती है। इन जनरल टर्म, आमतौर पे ये जो आमतौर पे देखा जाए द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन डिटरमाइन द पिच। अब जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है या वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको हम नाप सकते हैं किसके ज़रिए? साउंड की पिच के ज़रिए। जितनी ज़्यादा साउंड की पिच होगी आप कह सकते हो उतनी ही ज़्यादा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी। although there are some एक्सेप्शंस, लेकिन बाद कुछ जो हालात होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, एक्सेप्शंस केसेस भी होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड आर जनरली परसीव हाई इन पिच, आमतौर पे ये देखा जाता है कि जी जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो होते हैं ना उनकी हाई पिच होती है। सिमिलरली लाउडनेस इज द मोस्ट हाईली रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड, इसी तरह से लाउडनेस जो होती है उसका ताल्लुक जो समझा जाता है वो एम्पलीट्यूड के साथ होता है और फिजिकल हाइट के साथ होता है किसी भी साउंड की। तो देयर आर अदर फैक्टर टू, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर होते हैं, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड कह लो या शिद्दत कह लो, इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ डेसिबल्स, इसको हम डेसिबल्स में बयान करते हैं आमतौर पर। A unit of measurement developed by telephone researchers and named after Alexander Graham Bell। अब उसने कहा कि एक यूनिट मेजरमेंट डेवलप किया था टेलीफोन, जिसने बनाया था उस रिसर्चर ने, जिसको बाद में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम दिया गया। जी आयशा दारक, आप कुछ कहना चाहती हैं?
अच्छा जी, उसके बाद आ गया हमारे पास द एयर हैज थ्री मेजर डिवीजन। अगर हम कान को देखें तो कान के तीन बुनियादी हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं बाहर वाला कान, यानी कि ये द मिडल एयर, जो हमें नजर नहीं आता अंदर वाली साइड से, एंड द इनर एयर, वो तो बिल्कुल ही नजर नहीं आता। यानी कि अगर आपको मैं इधर शो करवाता हूँ, ये हमारा आउटर एयर है, ये वाला, ठीक हो गया। ये हमारा मिडल एयर है, ठीक है, और ये हमारा इनर एयर है। नजर आ रहे हैं ये एरोस? अब उसने कहा है कि जी स्पॉटलाइट ले, द आउटर एयर इंक्लूड टू स्ट्रक्चर। अब जो बाहर वाला कान होता है, इसकी दो साख्तें होती हैं। दैट इज द पिना, एक को पिना कहते हैं, एंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, और बाहर वाली ऑडिटरी कनाल दूसरे को कहते हैं। द पिना इज द एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल होता है, बाहर वाली साइड पे होता है। विजिबल पार्ट, जिसको हम देख सकते हैं, कान का वो वाला हिस्सा जिसको हम देख सकते हैं। दैट ट्रांसमिट द वाइब्रेशन ऑफ साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कनाल, जो कि साउंड की जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको लहरों की सूरत में वो ट्रांसमिट करता है ऑडिटरी कनाल के अंदर। एट द At the end of the auditory canal is a thin membrane. जब ऑडिटरी कनाल का एंड हो जाता है तो आखिर में एक थिन मेम्ब्रेन होती है, मोटी मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम एयर ड्रम कहते हैं। एज द साउंड वेव हिट द एयर ड्रम, जैसे ही साउंड जो है वो एयर ड्रम से जाके टकराएगा, इट वाइब्रेट इन सीक्वेंस विद द साउंड ऑफ वेव, वो उतना ही उस तरतीब के साथ ही वाइब्रेट करेगा जिस तरतीब के साथ साउंड की वेव जो है उसके साथ टकराई है। उसके बाद आ जाता है मिडल एयर। यूजिंग अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट अ डॉक्टर कैन लुक डाउन द ईयर कनाल एंड सी योर एयर ड्रम विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मिडल एयर। जो डॉक्टर के पास अगर हम जाए ना, वो बात का तो ये होता है कि अंदर वाली जो अ, हमारे मिडल एयर है उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, या हमें बार बार बात सही तरीके से ना सुनाई दे, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जो होता है खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट के जरिए ना उसके अंदर लाइट मारता है, उसके अंदर वो इंस्ट्रूमेंट डाल के उसको उसका यानी कि जो वे है उसको साफ करता है, ताकि आसानी से जो हमारी साउंड की वेव्स हैं वो उधर से गुजर सके। आप वो कह रहे हैं सी योर एयर ड्रम, वो आपके एयर ड्रम को भी देखता है डॉक्टर। विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मिडल, जो कि ये कॉम फिर शुरू हो गई है, ऐसा तो फिर होना ही था। ये कौन बंदा है या बंदी है, बाज आ जाए या दोबारा करें, दोनों में से एक काम कर लें, या बाज आ जाए या दोबारा कर लें। अच्छा जी, वो उस एयर ड्रम को भी देखता है, और जो हमारे एयर कनाल है जहाँ से हमारा मिडल एयर स्टार्ट होता है वहाँ तक उसकी रसाई होती है। एन एरिया डेट सर्व टू एम्पलीफाई द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साउंड, और ये वो वाला हिस्सा होता है जहाँ से साउंड का जो प्रेशर है
वो आके पढ़ता है। एज सुन एज साउंड वेव्स स्ट्राइक द एयर ड्रम, जितने जल्द से जल्द जो साउंड की वेव्स होती हैं वो एयर ड्रम के साथ आके टकराती हैं एंड कॉज इट टू वाइब्रेट, और इसमें वाइब्रेशन की वजह बनती हैं। दे सेट इन मोशन थ्री टिनी बोन्स, और वो जो होता है सेट करता है हरकत तीन छोटी हड्डियों के जरिए। द फर्स्ट ऑफ विच इज द अटैच टू द इनर साइड, पहली जो है वो अटैच होती है इनर साइड, एयर ड्रम का जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसके साथ जुड़ी हुई होती है। द बोन्स आर नोन एज द हैमर, इस बोन को हम हैमर कहते हैं। द एनविल एंड द सिरप, बिकॉज ऑफ देयर शेप, इनकी शक्लों की वजह से दीज थ्री बोन्स नोन कोलेक्टिवली एज द ओसिकल्स, इसको हम ओसिकल्स कहते हैं। ब्रिज द गैप बिटवीन द आउटर एंड द इनर एयर, ये काम क्या करती हैं कि बाहर वाले कान और अंदर वाले कान के दरमियान ब्रिज का काम करती हैं। द ओसिकल सर्व आ डुअल फंक्शन, इसका डबल काम होता है। दे एम्पलीफाई एंड ट्रांसमिट, एक तो ये एम्पलीफाई करते हैं, दूसरा ये ट्रांसमिट करती हैं। द वाइब्रेशन को ऑफ द एयर ड्रम से टू एन अदर मेम्ब्रेन, दूसरी मेम्ब्रेन पे काट द ओवर विंडो, जिसको हम कहते हैं ओवर विंडो, वहाँ तक ये वाइब्रेशन को यानी कि लेके जाती है। विच डिवाइड द मिडल एयर फ्रॉम द इनर एयर, जहाँ दरमियानी कान को तकसीम किया जाता है। विच डिवाइड द मिडल एयर, दरमियानी कान को डिवाइड किया जाता है फ्रॉम द इनर एयर से। द इनर एयर क्या है? द मेन पार्ट ऑफ द इनर एयर, ये जो बुनियादी हिस्सा होता है इनर एयर का उसको हम कहते हैं ओवर विंडो। द कोक्लिया एंड द ऑर्गन ऑफ कोल्टी, ये चीज़ें दो यानी कि ये इसमें पाए जाते हैं, एक तो कोक्लिया और दूसरा ऑर्गन ऑफ कोल्टी। लोकेटेड इन द कोक्लिया, यानी कि उसने कहा है द कोक्लिया, द ओवर विंडो और द कोक्लिया। और जो ऑर्गन्स होते हैं कोल्टी के वो कहाँ पाए जाते हैं? कोक्लिया में पाए जाते हैं। द कोक्लिया इज द स्नेल शेप्ड, ये स्नेल शेप की शक्ल की होती है। फ्लूइड फील्ड, इसमें माया बड़ा होता है या मादा बड़ा होता है इसकी साख्त को बरकरार रखने के लिए। द रिसेप्टर्स फॉर हेयरिंग, जो जितने भी रिसेप्टर्स हैं उनकी साख को बरकरार रखने के लिए इसके अंदर एक खास किस्म का मादा बड़ा होता है, आया बड़ी होती है। The cochlea is the movement of the oval window set in motion the fluid in cochlea। आप जो मूवमेंट है हरकत है ओवर विंडो की वो पैदा करती है कोक्लिया के फ्लूइड के अंदर हरकत। द मोशन ऑफ द कोक्लियर फ्लूइड, यानी कि जो कोक्लिया के अंदर मादा पाया जाता है उसकी हरकत को हम कोक्लियर फ्लूइड कहते हैं। इनिशिएट आ वेव लाइक, शुरू में तो वो लहरों की सूरत में होता है। पैटर्न ऑफ मूवमेंट, उसका हरकत करना लहरों की सूरत में होता है। अलोंग द बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ साथ स्ट्रक्चर दैट रन नियरली द एंटायर लेंथ ऑफ द कोक्लिया, वो साख्त जो कि ये इसके साथ साथ इसके करीब होती है, यानी कि इसके साथ साथ होती है कोक्लिया के। एंड फंक्शनली डिवाइड इनटू कोक्लिया इनटू अपर एंड लोअर विजन, और काम के हिसाब से वो कोक्लिया को दो हिस्सों में तकसीम करती है, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। द मूवमेंट ऑफ embedded in a basilar membrane are the true auditory receptor। अब वो कह रहा है कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है ना वो हकीकी मायनों में ऑडिटरी रिसेप्टर्स होती है। द हेयर सेल्स, जो बालों वाले सेल्स होते हैं। द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड एंड कोक्लिया बैंड द टिनी हेयर सेल्स, अब वो कह रहा है कि फ्लूइड की जो हरकत होती है कोक्लिया के अंदर पर वो बेंड कर देती है जो छोटे छोटे बाल लगे हुए होते हैं अंदर उनको इनटू अ न्यूरल मैसेज एंड दे चेंज
द एनर्जी ऑफ साउंड वेव इनटू द न्यूरल मैसेज, और इसके साथ साथ वो जो तवानाई में तब्दीली करके, आवाज़ की जो तवानाई है उसमें तब्दीली करके उसको लहरों की सूरत में न्यूरल मैसेज में तब्दील कर देती है, डेट आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, और फिर यहाँ से जो मालूमात है वो ब्रेन को चली जाती है वाया ऑडेटरी नर्व के जरिए, अ बंडल ऑफ एक्सोन दैट गो इनटू द ब्रेन, यानी कि जो एक्सोन का मजमुआ होता है वो ब्रेन में जाता है, इसको लेके बस। समझ आई है कि पहली भी चली गई? इसको पढ़ें सारे लोग, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो फिर आप लोगों से पूछना, फिर आप लोग मुझसे पूछ लेना, सवाल कर लेना, फिर आपको उसका जवाब मिल जाए। रीडिंग हमने कर ली है, इसको अब आप लोग भी एक मरतबा पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो इसको आप पढ़ के देखिए।